अपने माता पिता का प्यार तो हर कोई डिजर्व करता है। और भला दुनिया में कौन ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता होगा। अपने माता पिता के लिए तो उनके बच्चे जान ही होते थे, और अपने बच्चों के लिए उसके माता पिता जान होते थे। लेकिन मेरे यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। मेरे माँ बाप तो जैसे मुझसे नफरत ही करते थे। शायद वह चाहते ही नहीं थे कि मैं इस दुनिया में आऊं। वह लोग मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते थे। मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान, अगर मुझे इस दुनिया में भेजा है तो कुछ सुकून के साथ तो भेज दे। मैं घर से बाहर जब खेलने के लिए जाती तो अक्सर बच्चे अपने माता पिता की तारीफ करते थे। वह कहते थे कि हमारे पिताजी शाम को जब का काम पर से लौटते हैं तो खाने की चीजें लेकर आते हैं और हम सब बैठकर खाते हैं। देखने को तो हमारे घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी कि साथ में बैठकर खाने वालों की सब लोगों के मुंह से अपने माता पिता की तारीफ सुनकर मैं पूरी तरह से गुस्से में आ जाती और अकेले में आकर बैठकर रोने लग जाती थी। मैंने आज तक नहीं सुना था कि कोई माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता। ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्हें अपने बच्चे प्यारे ना लगते हो। भला उन लोगों ने अपनी मेहनत से और एक माँ ने अपनी कोख से बच्चे को जन्म दिया है, तो फिर वह उसे दुत्कार कैसे सकती है। 100 में से कोई एक आधा इंसान ही ऐसा होता है जो अपने बच्चों से दूरी बनाकर रखे, और शायद वह थे मेरे माता पिता। मैं पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि आखिर मेरी जिंदगी में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी मेरे इतनी छोटी सी उम्र में भी मेरे साथ ये सब हो रहा है। तो आगे चलकर तो मुझे न जाने कितनी परेशानियां देखनी पड़ेगी। दरअसल मेरा नाम सीमा है। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होते हुए भी मैं उनकी लाडली बेटी ना बन सकी थी, क्योंकि उन लोगों को बेटी से ज्यादा अपनी दौलत से मोहब्बत थी। मेरे बचपन से लेकर जवान होने तक कभी उन्होंने ना तो मेरे हालचाल पूछने की कोशिश की थी, और ना ही कभी यह सोचा था कि उनकी बेटी उनके माता पिता के बिना किस तरह से अपना गुजारा करती होगी। बस उन लोगों का टारगेट था मुझे इस दुनिया से लेकर आना, तो ऐसा वह लोग कर चुके थे। मेरी खुशी किसमें थी, मैं क्या चाहती थी, ऐसा वह लोग नहीं जानते थे, और ना ही ऐसा जानने की उन्होंने कभी कोशिश की थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों ही अपने अपने काम में बिजी रहे देते। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस था और मम्मी की ढेर सारी फ्रेंड थी। वह ज्यादातर अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी रहती थी। मेरे जन्म के 3 महीने बाद ही मुझे केयर टेकर को सौंप दिया गया था। केयर टेकर मेरा सारा दिन ख्याल रखती थी, मेरे सारे काम किया करती थी। मगर मुझे तो माँ की ममता की जरूरत थी, लेकिन मुझे मेरी माँ की ममता कभी ना मिल सकी थी। केयर टेकर सारा दिन मेरे साथ रहकर रात को अपने घर चली जाती थी। रात के समय मेरा ख्याल रखने की जिम्मेदारी मम्मी पापा की होती थी, मगर वह लोग मुझे आजाद हो जाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी केयर टेकर को नाइट ड्यूटी के लिए रख लिया था। इतनी छोटी बच्ची जिसे अपनी माँ की गोद की ओर उसके प्यार की जरूरत थी, वह केयर टेकर के हाथों में पल रही थी। तो फिर ऐसी बच्ची अपने माता पिता को लाडली कैसे हो सकती है। उसे कैसे अपने माता पिता से बचपन से ही लगाव हो सकता था। यही वजह थी कि धीरे धीरे जब मैं मौसम भागने लगी, तब जाकर मुझे पता चला कि है लोग मेरे पेरेंट्स हैं। पापा तो ना जाने कितने कितने दिनों तक बिजनेस टूर पर रहते थे, जबकि मम्मी थकी हारी घर में आती है और अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे जितने भी काम होते थे वह सब नौकरों के हवाले थे। मेरे माता पिता को मेरे किसी काम से कोई मतलब नहीं था। मेरी पढ़ाई से लेकर मेरे खाने पीने और मेरे हर छोटे बड़े काम की जिम्मेदारी घर के नौकरों की और केयर टेकर की होती थी। इस तरह मैं देखते ही देखते 11 साल की हो गई थी, और उस समय में 3rd क्लास में पढ़ती थी, जब मेरे स्कूल में पढ़ने वाली एक न्यू एडमिशन लड़की आई थी। उसके साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बचपन से लेकर जवानी तक उसकी और मेरी दोस्ती बहुत अच्छी रही थी। मेरी ही तरह दीपांशी भी अमीर माता पिता की बेटी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे कभी अपने अमीर माता पिता से प्यार नहीं मिला था, और लेकिन उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। उनकी तो कुल जमा पूंजी उनकी बेटी ही दीपांशी थी, और मैं एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर कर देते थे। मैंने देखा था कि दीपांशी के पेरेंट्स उसे स्कूल से लेने के लिए आते थे,
उसके पापा भी बिजनेसमैन आदमी थे। दीपांशी बताया करती थी कि उसके पापा जी बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। जबकि उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। वह लोग हर हफ्ते कहीं ना कहीं घूमने भी जाया करते थे। एक में थी जिसको मेरे पेरेंट्स कभी अपने साथ कहीं लेकर ही नहीं चाहते थे। ड्राइवर के साथ में ही मैं स्कूल आती थी और ड्राइवर के साथ ही अपने घर से अंदर दाखिल हो जाती थी। जबकि शाम के समय मुझे ड्राइवर अंकल ट्यूशन के लिए छोड़ने और लेने आते थे। मुझे कभी कुछ सामान चाहिए होता तो मैं अपने पेरेंट्स से ना कहकर नौकरों से कहा करती थी, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी तो मेरे अपने पेरेंट्स ने अपने स्कूल में होने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बारबी गाउन की डिमांड की थी। पहले तो मैंने पापा से कहना चाहता कि वह मुझे बारबी गाउन लाकर दे, लेकिन पापा ने तो मेरी एक न सुनी और कहने लगे, बेटा, तुम्हें जो भी चाहिए नौकर को बोल देना, वह तुम्हें लाकर दे देगा। मगर मैं तो अपनी पसंद का बारबी गवर लेकर आता चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं मम्मी को बोल देता हूँ। मम्मी को तो अपने लिए काफी शॉपिंग करती रहती थी, वह मुझे भी शॉपिंग पर ले जाएगी। मैं जब यह बात कहने के लिए मम्मी के कमरे में गई तो देखा कि मम्मी किसी से फोन पर बात करने में भी इतनी बिजी थी कि उन्हें कमरे में खड़ी हुई अपनी बेटी दिखाई ही नहीं दे रही थी। मैं बार बार उनसे कह रही थी, मम्मी मुझे बारबी गाउन चाहिए, मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। मम्मी ने मुझे कहा, 1 मिनट अभी रुको, फोन पर बात करने में बिजी हूं, खामोश रहो। थोड़ी देर बाद जब मैं वहां खड़े खड़े थक गई और फिर से मैंने मम्मी की कमर पर हाथ मारते हुए वही बात कही, तो झट से मम्मी ने अपना फोन बंद किया और मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, भला तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हारी मम्मी किसी से फोन पर बात करने में बिजी है बार बार, तुम मेरे बात करने में दखलंदाजी कर रही हो। उन्होंने जोर जोर से केयर टेकर को आवाज लगानी शुरू कर दी। उनका नाम पूजा था। जब वह घबराते हुए कमरे में आई तो मम्मी ने उन्हें डांटते हुए कहा, पूजा, तुम मेरी बेटी को ये कैसे ज्ञान दे रही हो? ये क्या सिखा रही हो? इसे अच्छे और बुरे की तमीज ही नहीं और लेकर जाओ। इसे मेरे कमरे से ये कहते हुए मम्मी ने मुझे डांट दिया था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने मेरी बात का तक नहीं सुनी थी। पूजा आंटी मेरा हाथ पकड़कर मुझे मेरे कमरे में ले आई और कहने लगी, बेटा, तुमने अपनी मम्मी से बदतमीजी। क्योंकि मैंने रोते हुए उनसे कहा कि पूजा आंटी, मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं कि मुझे अपने स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बारबी गाउन की जरूरत पड़ रही थी। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाकर उसे खरीदना चाहती थी, मगर मम्मी पापा में से किसी ने भी मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हें उनके पास जाकर कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर यह बात पहले मुझे बता देती तो आज शायद मम्मी से तुम्हें थप्पड़ ना खाना पड़ता। मैंने रोते हुए पूजा आरती से कहा, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मुझे ऐसे मम्मी पापा नहीं चाहिए जो मेरी खुशियों का ख्याल ना रख सके। पूजा आंटी ने मुझे चुप करवाया और वह कहने लगी कि तुम मेरे साथ बाजार चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का सामान दिलाकर लाती हूँ। मैं पूजा आंटी के रात बहुत प्यारा सा बारबी गांव लेकर आई थी, मगर इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों के पेरेंट्स का होना भी बहुत जरूरी था। मैं चाहती थी कि मेरा टैलेंट मेरे पेरेंट्स भी देखें, क्योंकि हमारी क्लास टीचर ने क्लास में तैयार किया था, जिसे दिखाने के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाया था, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों का टैलेंट देख सके। लेकिन लगभग सभी के बच्चे आए थे। मेरे घर से कोई नहीं आया था, जबकि मुझे अच्छी एक्टिंग करने पर अवार्ड मिला था। मेरा छोटा सा मन बहुत उदास हो गया था। हमारे घर से मेरे लिए 2 केयरटेकर रखी गई थी। पूजा आंटी, जिन्होंने बचपन से लेकर बड़े होने तक मेरा ख्याल रखा था, जो सारा दिन मेरे साथ रहती थी, जबकि पीढ़ी आरती, जो सिर्फ रात को मेरे साथ रहती थी, मगर वह तो फिर पर लेट कर सोती थी। रात को कमरे में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा था। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। एक बार मैंने प्रिया आंटी से कहा था कि प्रिया आरती, आप मुझे अपने साथ बिस्तर पर सो जाया करो, मगर उन्होंने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये आपका क्या कह रही हो? आप कहाँ और हम कहाँ? मैं आपके साथ इस आलीशान बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ? मैंने कहा, प्लीज प्रिया आंटी, मेरे साथ बेड पर सो जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है,
मैं ऐसा ही कर सकती थी। मैंने कहा, अगर आप कमरे का दरवाजा बंद कर दो तो कोई आपको नहीं देखेगा और ना ही मैं मम्मी को बताऊंगी। आंटी कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आप नहीं जानती, क्या इस घर में कदम कदम पर कैमरे लगे हुए हैं और आपकी मम्मी रात को किसी किसी टाइम आकर तुम्हारे में झांक भी लेती है। मैं अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालने चाहती। ये कहकर वह सोफे पर लेटकर सो गई थी, जबकि मैं सारी रात डरती रही। सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि कई बार मैं प्रिया आंटी से इस बारे में कह चुकी थी, मगर वह भी मेरी एक ना सुनती थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे ये मेरा घर नहीं है। बचपन से ही मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन जब स्कूल जाती तो दीपा का साथ पाकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। दीपांशी को मैं प्यार से दीपा बोलती थी। दीपा बहुत अच्छी लड़की थी और फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। मुझे अपने पेरेंट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी हम सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। मम्मी पापा मुझसे पूछते, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मैं उनकी बात का जवाब दे देती थी। और अगर नहीं पूछते तो मैं भी उनसे किसी तरह का ना तो सवाल करती थी और ना ही उनसे कोई बात करती थी। एक दो बार दीपा मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। मुझे उसके घर जाकर बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। वह लोग मुझसे भी बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे। और फिर इसी तरह हम दोनों का स्कूल खत्म हो गया। कॉलेज में भी हम दोनों ने एक साथ ही पढ़ाई की थी। दीपा मुझसे उम्र में 2 साल छोटी थी। हम लोगों की जिंदगी का काफी लंबा समय एक साथ गुजारा था। मगर एक ऐसी खबर जिसने मुझे एक तरह से खुश भी कर दिया था और उदास भी कर दिया था। दीपा एक लड़के से प्यार करती थी। वह लड़का उन्हें की फैमिली के स्टैंडर्ड का था। उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता उसके साथ तय कर दिया था और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। दीपा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी होने जा रही थी। मगर मैं उसकी शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि शादी होने के बाद उसका पति उसे अमेरिका लेकर जाने वाला था और वह लोग वहीं पर शिफ्ट होने वाले थे। उस लड़के का बिजनेस अमेरिका में था और अब दीपा मुझसे दूर होने जा रही थी। मुझे इस बात का बेहद अफसोस था। एक दिन एक दीपा ही तो थी जिसके साथ मेरा अकेलापन पूरी तरह से खत्म हो जाता था। इस बात पर तो वह भी उदास होती थी और कहती थी कि यार, मुझे नहीं पता था मेरे पति का बिजनेस अमेरिका में सेट हो गया है, वरना मैं कभी अमेरिका ना जाती। मैंने उससे कहा, चलो कोई बात नहीं, बस हमेशा तुम खुश रहना और मुझे कभी मत भूलना। एक तुम ही तो मेरी अपनी हो। दीपा मेरे से बिहेवियर से बहुत खुश होती थी। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई और वह शादी के कुछ दिनों बाद अपने पति के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। उसके जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं आगे और नहीं पढ़ूंगी, मगर मैं अब अकेली रह गई थी, इसलिए अपना समय गुजारने के लिए मैं दोबारा पढ़ने का डिसीजन लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे पढ़ाई ना करके जॉब कर लेनी चाहिए। जॉब करूंगी तो मेरा काम में मन लगा रहेगा। इसीलिए मैंने जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे जॉब भी मिल गई थी। मुझे जॉब पर जाते हुए 2 दिन गुजरे थे। जब मेरे पेरेंट्स को ये बात पता चले कि मैंने जॉब पर जाना शुरू कर दिया है, तो उन लोगों ने मुझसे सवाल किया, तो मैं जॉब करने की क्या जरूरत है? ये जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। मगर मैंने उनसे कहा था कि ये जो कुछ भी है सिर्फ आपका है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आप लोगों का ही है। यह सुनकर माँ ने मेरी तमाचा दे मारा। आज माँ के तमाचे ने मुझे अंदर से झकझोर करके रख दिया था, क्योंकि अब मैं बच्ची नहीं रही थी। मेरी उम्र काफी हो चुकी थी और अपनी जवान बेटी के ऊपर जब माँ हाथ उठाती है तो उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आती। मैंने बचपन से लेकर अब तक माँ और पापा के प्यार से सिर्फ और सिर्फ गुस्सा ही पाया था। कभी प्यार का एक बूंद भी मुझे नहीं मिला था और आज तो माँ ने सरेआम मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। आज मैंने सोच लिया था कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस घर में मुझे घुटन महसूस होती थी। मैं इस घर में खुद को बिल्कुल भी महफूज नहीं रख पाती थी, क्योंकि माँ पापा मुझसे दूर रहते थे। मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती थी तो केयर टेकर ही मेरी देखभाल करते थे। माँ पापा से अगर मुझे कुछ बताना होता था तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डर कर उनके पास जाना पड़ता था। बच्चे को अपने माँ पापा से कुछ पूछने के लिए किसी चीज का डर भला कैसे हो सकता है? मुझे तो होता था, क्योंकि माँ बिना सोचे समझे मेरे तमाचा दे मार देती थी।
आज तक मैंने नहीं सुना था कि एक पेरेंट्स बच्चों की पिटाई कर दे। बच्चों को कोई भी दिक्कत होती थी, तो वह सबसे पहले अपने माता-पिता के पास जाते हैं। उन्हें बेझिझक सारी बातें बताते हैं। लेकिन मेरे यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही था। मुझे तो अपने माता-पिता से कोई पूछना होता था, तो बड़े ही हिचकिचाहट के साथ उनके सामने जाना पड़ता था और पहले भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती थी कि उनका मूड एकदम सही हो। खैर, अब मैं माँ के थप्पड़ से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि मुझे लगा मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। मैंने अपना सामान पर किया और रात का समय होते ही मैं धीरे से घर से बाहर निकली और दूसरे शहर में जाकर एक कमरा रेंट पर लेकर रहने लगी और जॉब की तलाश करने लगी। जॉब की तलाश करने के दौरान एक रोज मैं कहीं जा रही थी तो मेरा सामना कुछ लड़कों के साथ हो गया जो बड़े ही शरीर में हटे कटे थे और मेरी तरफ बुरी नजर से देख रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ, लड़की कहाँ पर जा रही हो। मैंने उनसे कहा कि आपसे मतलब। तभी उनमें से एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया और अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले गए। वहां जाकर उन सब ने मेरा बलात्कार किया। मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी कि मैं इतने सारे लोगों को सहन कर पाऊं, इसलिए मेरी वहीं पर मौत हो गई। जब मेरी मौत और बलात्कार की खबर मेरे माँ पापा तक पहुंची तो वह लोग वहां पर दौड़े चले आए और अपना माथा पीट पीट कर रोने लग गए और कहने लगे कि सारी गलती हमारी ही है। हम लोग पैसे कमाने के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गए। हमें खबर ही नहीं रही कि हमारी एक बेटी है और बेचारी हमारी बेटी सीमा हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार ही तो मांगती थी, थोड़ा सा वक्त ही तो मांगती थी। लेकिन यह क्या हो गया। अब पूरी तरह से बदनाम हो चुके थे वह लोग और उन दरिंदों को भी पुलिस ले जा चुकी थी। माता पिता ने मेरा अंतिम संस्कार करवाया और घर पर जाकर बैठ गए और उन्हें शायद अपने की पर पछतावा था कि शायद वह समय रहते संभल जाते तो शायद मैं आज जिंदा होती। धन्यवाद।